जैन टॉक्स के 147th टॉक सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि वह अपना समग्र विकास करे, अतः वह अक्सर ऐसे माध्यमों को ढूंढने का प्रयास करता है जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अपने आभा मंडल यानी कि ऑरा को प्रभावित करने और शक्ति का जागरण करने के लिए वह आत्मा, शरीर, मन, मस्तिष्क को जोड़ने का प्रयास करता रहता है और इन्हीं तत्वों के सुचारू संचालन एवं कार्य कुशलता से ही उसका आंतरिक स्वरूप स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुंदर बन पाता है और एक शांत, शक्तिशाली व्यक्तित्व निखर कर सामने आ पाता है। सामान्य व्यक्ति जानते न जानते अपने कार्यों पर चिंतन करता रहता है जिससे वह अपना कार्य सुगमता पूर्वक अच्छा कर सके। यह चिंतन केवल शरीर, मन, चित्त, मस्तिष्क, अंतःस्थल तक ही मर्यादित नहीं रहता, बल्कि इसमें आत्म अर्थात आत्मा का भी सहभाग रहता है। और इसीलिए आत्मशोधन की दृष्टि से आज का जो विषय है उसके ऊपर विचार अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को समझाने हमारे साथ इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज के वक्ता डॉक्टर NL कछारा जी जुड़े हैं, जो कि सोल माइंड बॉडी इंटरेक्शन इन जैनिज्म पर्सपेक्टिव के ऊपर आज का पूरा टॉक सेशन देने वाले हैं। आज के इस टॉक सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं प्रोफेसर साहब का इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय जैन टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के लिए दिया। और उनको मैं इनवाइट करूं उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर नारायण लाल जी कछारा का जन्म 1937 में उदयपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने 1961 में पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्फोर्ड यूके से अपनी पीएचडी हासिल की। वे कानपुर में हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख रहे। उसके बाद कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर के डायरेक्टर पद पर आसीन हुए। तत्पश्चात उन्होंने मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य पद को सुशोभित किया और आजकल जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू के मानद प्रोफेसर के रूप कार्यरत है। रिटायरमेंट के बाद जैन दर्शन का अध्ययन, मनन और चिंतन किया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेस का भी उन्होंने आयोजन किया। जैन दर्शन के वक्ता के रूप में भारत, यूके और यूएसए में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में उन्होंने लेक्चर्स भी दिए। जैन दर्शन और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में उनके रिकॉर्ड किए गए लेक्चर AK अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी में प्रसारित हुए और उनके रिकॉर्डेड लेक्चर जो साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ जैन फिलॉसफी पर आधारित थे, वे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA से प्रसारित हुए हैं। उन्होंने जैन दर्शन और विज्ञान विषय को लेकर पुस्तकें लिखी है। 50 के करीबन उनके आर्टिकल्स जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस में पढ़े गए और प्रकाशित हुए हैं। उनकी पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला बहुत ही लंबी है। आइए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आज के इस जैन टॉक्स के मंच के ऊपर प्रोफेसर कछारा जी को। प्रोफेसर साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस मंच पर आपके सबके साथ हूं। आज का जो विषय है सोल माइंड बॉडी इंटरेक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो अगर आज से 200 वर्ष पूर्व अगर इस विषय में कोई चर्चा करना चाहे तो शायद कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि उस समय शरीर के बारे में हमारी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
अब विज्ञान के इस युग में अब हम शरीर के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न उठता है कि जैन दर्शन के बारे में इसकी क्या अवधारणा है और कैसे जैन दर्शन शरीर आत्मा के संबंध के बारे में सोचता है। विज्ञान की बात अगर करें, क्योंकि विज्ञान की पृष्ठभूमि को मैंने आपको अभी बताया, तो विज्ञान शरीर के बारे में बहुत कुछ जान गया है, लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं मानता। बिना आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए वो सारे शरीर की व्याख्या करता है। शरीर में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं या हमारे अपने पर्सनल जितने एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, सबको वो फिजिकल वे में ही एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानते। बहुत से वैज्ञानिक हैं ऐसे जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके पास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो कहेंगे आत्मा है, क्योंकि लेबोरेटरी में आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो बिना प्रमाण के विज्ञान स्वीकार नहीं करता, इसलिए आत्मा की स्वीकारता भी विज्ञान लेवल पर नहीं है। लेकिन अगर स्वीकार कर भी लें तब भी ये प्रश्न तो बना ही रहेगा कि आत्मा और शरीर के संबंध कैसे बनता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और ये विषय ऐसा है कि जिसमें केवल जैन दर्शन में ही इसकी जानकारी मिलती है, न तो किसी अन्य दर्शन में मिलती है, न विज्ञान में मिलती है। तो जैन दर्शन का महत्व यहाँ बहुत बढ़ जाता है जब हम आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में बात करें। मैं शेयर करना चाहूँगा स्लाइड्स शुरू करने से पहले। स्लाइड्स देख रहे हैं आप? जी प्रोफेसर साहब। अब सोल बॉडी इंटरेक्शन की बात करें तो मैं, चूंकि विज्ञान की मैंने बात की, तो मैं विज्ञान की अवधारणा लेके चलता हूँ पहले। तो विज्ञान ऐसा मानता है कि जो हमारा शरीर है वो डीएनए पर आधारित है। डीएनए में जीन्स होते हैं और उसमें कोड होता है, और उससे सारा हमारा शरीर बन जाता है, और सारे शरीर के प्रोसेसेस, प्रक्रिया उसी से चलती है। तो उनका जो माध्यम है आज के विज्ञान का, वो डीएनए और जीन्स के ऊपर है। हालांकि ये बात स्वीकार कर ली गई है कि जीन्स और डीएनए के ऊपर कुछ बाहरी प्रभाव भी होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, बट मूलतः जीन्स ही वो कारण है कि जिससे शरीर बनता है, शरीर चलता है, और शरीर के सारे प्रोसेसेस चलते हैं। और विज्ञान ये भी प्रयास कर रहा है कि ये जो चेतना है हमारे अंदर, जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भी किसी न किसी रूप में फिजिकल प्रोसेसेस ही हैं, और उसी से उसको एक्सप्लेन करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ उनको बहुत कठिनाई आ रही है। इसको खास तौर से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने में वो बहुत कठिनाई उनको आ रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत सी थ्योरीज अभी आ गई है। अब इस बैकग्राउंड में हम ये देखें कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा शरीर है, इट्स ए बिगेस्ट वंडर ऑफ नेचर। कैसे काम करता है इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होने पर भी हम उसको पूर्णतः नहीं समझ पाए अभी तक। उदाहरण के लिए आप, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, अगर मान लो आपको एक मकान बनाना है और कैसे शरीर बनता है, दोनों को अगर हम तुलना करें तो जैसे अगर आप मकान बना रहे हैं तो कई लोगों को अनुभव होगा कि कई सारे सामान आपको इकट्ठा करना पड़ता है। ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, और कई तरह के सामान आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं, और तब जाकर के कोई इंजीनियर या कोई मिस्त्री आपका मकान बनाता है। और जितने मटेरियल्स आप काम में लेते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। देखिए आप, तो कितना सारा करना काम, ये सब प्रिपरेशन होती है, तब जाकर के मकान बनता है। इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि शरीर कैसे बनता है।
तो हमारे शरीर कैसे बनता है, देखिए सारे जो शरीर के अंग बनते हैं वो बिल्कुल ठीक समय पर ठीक जगह पे बन जाते हैं, ठीक जगह पे ठीक समय पे बनते हैं, राइट अमाउंट में वो मटेरियल होता है। और जितने हमारे अंग उपांग हैं उसमें तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं, सारे मटेरियल्स अपनी जगह पे सही समय पे सही मात्रा में बन जाते हैं और शरीर बन जाता है और सारा शरीर असेंबल हो जाता है और सारा शरीर चल रहा है। एक उदाहरण है कंपैरिजन के लिए। दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, हम कुछ भी खाएं, कितने तरह के व्यंजन हम लोग खाते हैं, आप सब जानते हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो अंदर गया और वो सिस्टम जो केमिकल्स चाहिए वो सेपरेट आउट कर देता है और उसे सारे कंपाउंड बना करके शरीर बन जाता है और वेस्ट डिस्चार्ज हो जाता है। छोटा सा सिस्टम है हमारा, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेशन के लिए कितने केमिकल्स बनते हैं, कितने एसिड्स बनते हैं, आप गणना करेंगे तो ये बहुत लंबी केमिस्ट्री को कई किताबें इस पर लिखी जा सकती है। अगर यही सिस्टम अगर बाहर बनाना पड़े किसी को, तो आप देखिए कितनी मुसीबत आ जाएगी। ये फूड डाइजेस्ट करना कोई छोटा काम नहीं है। अगर ये बाहर करना पड़े तो कई वर्ष लग जाएंगे इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, और इसकी कई फैक्ट्रियां लगेगी तब जाकर के सारे केमिकल्स बन पाएंगे जो काम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। और हमारा शरीर छोटे से सिस्टम को पूरा कर लेता है। हमारे शरीर के जितने प्रोसेस हैं अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% है, कोई वेस्टेज नहीं है, किसी एनर्जी का वेस्टेज नहीं है। और ऐसे बाहर ऐसे सिस्टम बन ही नहीं सकते जो हमारा शरीर में है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, देखिए आप, उनके लिए हर एक के लिए एक अलग डॉक्टर है। आंख के लिए डॉक्टर अलग है, दांत के लिए अलग है, हार्ट का अलग है, ब्रेन का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है। कितने एक्सपर्ट्स हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, हर एक्सपर्ट एक छोटे ऑर्गन को देखता है, फिर भी हम ऑर्गन्स के बारे में सारा नहीं जानते। एक्सक्यूज मी, फिर भी हम पूरा शरीर के बारे में जान ही नहीं पाए हैं, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। और दूसरा, एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना का पीरियड चल रहा है और हम जानते हैं कि कोरोना कितना नुकसान किया है हम लोगों को। और हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम देखिए आप, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है कि कोई नया वायरस आता है तो उसके खिलाफ नई इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है अपने आप। थोड़ा टाइम लगता है उसको। जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ली बॉडी ने। तो हमारा डिफेंस सिस्टम शरीर में कितना स्ट्रांग है, सब ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। और यही इम्यूनिटी सिस्टम अगर बाहर बनाने की कोशिश करें, जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो कितना समय लगता है उनको, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर लेती है। वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में लड़ लेती है हमारी बॉडी। ये सब इंडिकेट करता है कि इसमें कोई ना कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है। बिना इंटेलिजेंस के ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए अभी, वो हो नहीं सकते। और अगर विज्ञान ये कहता है कि डीएनए और जीन सारा काम करते हैं, तो डीएनए और जीन से एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं। और वैज्ञानिक साइंस ये एक्सेप्ट करती है कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि डीएनए जीन्स चाहे कोडिंग करते हैं, लेकिन उनमें इंटेलिजेंस नहीं है। और हमने एग्जाम्पल में देखा कि बिना इंटेलिजेंस का शरीर नहीं चल सकता। तो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? जैन दर्शन कहता है कि आत्मा से आती है। आत्मा का गुण है कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस। अब हमारे सेंसेस को देखिए, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां काम कैसे करती हैं? वो ब्रेन के सहायता से काम करती है। बिना ब्रेन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो ब्रेन एक आवश्यक अंग हो गया सारा। और लेकिन ब्रेन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, देयर इज अ बाइंडिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सेंसेस जो अभी सेंस करती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करती है, तो वो सेंस सिग्नल सारे ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन में एक न्यूरॉन्स होते हैं जो फायरिंग करते हैं इधर से उधर। और फायरिंग होता है वो इम्पल्सेस में होते हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेसेस, वो इंटरमिटेंट फायरिंग होती है। तो ब्रेन में तो सारा काम इंटरमिटेंट होता है,
लेकिन हम लोग तो उसको महसूस नहीं करते। हमने तो कोई ऑब्जेक्ट देखा तो हम उसकी पूरी इमेज देखते हैं, हम उसके बिट्स एंड पीसेस में नहीं देखते, जबकि ब्रेन में ऐसा होता नहीं है। तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये साइंटिस्ट हैव अ बिग प्रॉब्लम explaining how the brain binds all these bits of information together. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारा काम माइंड करता है, ब्रेन नहीं करता है। ये जैन दर्शन कहता है ये माइंड और मन होता है हमारा, वो ये काम करता है। तो दो चीजें आवश्यक हो गई सारे सिस्टम में, एक तो सोल जो इंटेलिजेंस है, जिसमें चेतना है, एक मन जो ये सारा काम करता है इंद्रियों का। तो सोल एंड माइंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। अब ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ चित्र दिखा रहा हूं कि हमारा सिस्टम क्या है। आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने एक दिखाया है आत्मा है, सोल दिखाया है। उसके बाद में हम सब जानते हैं कि हमारे दो सूक्ष्म शरीर होते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। ये मैंने दो दिखाए हैं यहाँ। और फिर एक येलो कलर में मैंने मन भी दिखाया है। मन भी हमारा एक यूनिट है यहाँ। और लास्ट में वो है वायलेट कलर में ग्रॉस बॉडी, जो हमारा स्थूल औदारिक शरीर जिसे हम देखते हैं। तो ये 5 यूनिट हैं। ये 5 यूनिट मैंने यहाँ अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअली ये सुपर इम्पोज्ड है। तो जो हमारा शरीर का स्पेस है, उसी स्पेस में आत्मा है, उसी स्पेस में कार्बन शरीर है, उसी स्पेस में तेजस शरीर है, और उसी शरीर में मन है। हालांकि मन के बारे में दो अलग अलग अवधारणाएं हैं अपने यहाँ। दिगंबर परंपरा में मान्यता है कि मन जो है वो सूक्ष्म है और हृदय स्थान पर है, और जबकि श्वेतांबर परंपरा कहती है कि मन भी आत्मा की तरह ही सारे शरीर में व्याप्त है। वही अवधारणा ठीक लगती है और वही मैंने यहाँ दिखाई है। तो ये 5 यूनिट हैं जो सुपर इम्पोज्ड है, हमारे स्थूल शरीर की स्पेस में ही ये सब आ जाते हैं। लेकिन इनमें थोड़ी सी विशेषता ये है कि जो आत्मा है वो तो अमूर्त है, हम सब जानते हैं, वो नॉन फिजिकल है। और जो 3 बीच में जो शरीर दिखाए हैं, कार्बन शरीर, तेजस शरीर और मन, ये सूक्ष्म है और चतुष्पर्शी पुद्गल से बने हैं। 4 टच मैटर मैंने ऊपर लिखा है। तो पुद्गल 2 तरह के होते हैं, चतुष्पर्शी और अष्टस्पर्शी। शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं हो तो कभी आप लेक्चर रख सकते हैं पदार्थ के मैटर के ऊपर कि मैटर क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैनिज्म में, जो कहीं नहीं मिलता मैटर के बारे में। तो ये चतुष्पर्शी पुद्गल है तीनों, जो सूक्ष्म है। और ग्रॉस बॉडी है वो अष्टस्पर्शी पुद्गल की बनी है, जिसको हम देख सकते हैं। चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं वो मासलेस होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, दे आर इन द सब्टल फॉर्म। तो ये एक्चुअली अरेंजमेंट है हमारे यहाँ। और जैन फिलोसॉफी, अब मैं इस पे आता हूँ कि आत्मा और शरीर का संबंध बनता कैसे है, मैं इस पे आता हूँ जो हमारा आज का विषय है। तो 4 तरीके हमारे यहाँ हैं। एक तो कार्बन शरीर, कर्म माध्यम बनता है इस संबंध का। दूसरा है प्राण, जो तेजस शरीर की रचना है, तो प्राण दूसरा माध्यम बनता है। तीसरा माध्यम है लेश्य, और चौथा माध्यम है माइंड, मन। ये 4 हैं। तो हम चारों को संक्षेप में करेंगे यहाँ, बहुत समय कम है तो संक्षेप में बात करेंगे कि चारों कैसे संबंध बनाते हैं। तो मैंने इस चित्र में यहाँ जो दिखाया है वो दिखाया है कि कर्म भी 2 तरह के हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द्रव्य कर्म अकेले नहीं होते हैं, भाव कर्म भी है। तो भाव कर्म है वो आत्मा का भाग है, आत्मा की अशुद्धि है एक्चुअली जो भाव कर्म है, जो लाइट ब्लू में मैंने अलग दिखा दिया है यहाँ। तो जो आत्मा को मैंने 2 पार्ट कर दिए यहाँ। एक तो व्हाइट आप देख रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं शुद्ध आत्मा, और एक ब्लू पार्ट है जो उसकी अशुद्धि। मैंने दोनों को अलग कर दिया, हालांकि दोनों मिले हुए हैं, आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इनको सेपरेट आउट किया है, ये दिखाने के लिए कि जो भाव कर्म है जो लाइट ब्लू में देख रहे हैं, फिर डार्क ब्लू में जो आप देख रहे हैं वो द्रव्य कर्म, कार्बन शरीर जिसको बोलते हैं, वो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य फिजिकल रूप में है। और ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म हमेशा इनका इक्विलिब्रियम रहता है, इन द सेंस
अगर कोई चेंज हुआ भाव कर्म में तो ऑटोमेटिकली द्रव्य कर्म में भी उतना ही बराबर चेंज हो जाएगा, और अगर द्रव्य कर्म में कोई चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली भाव कर्म में भी हो जाएगा। दोनों का इक्विलिब्रियम रहता है हमेशा, और इनका एक्सचेंज कांस्टेंट है एवरी टाइम, हर समय। समय की परिभाषा आप सब मेरे ख्याल से जानते होंगे, जो जैन दर्शन का समय है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर समय दोनों में एक्सचेंज होता रहता है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। एक्सचेंज इन द सेंस एक में परिवर्तन हुआ तो दूसरे में हुआ, ऐसा। और फिर ये जो कर्म है, हम जानते हैं कि हमारे 8 कर्म होते हैं, तो मैंने ये 8 प्रकार के कर्म दिखाए हैं अलग अलग शेड्स में। ये 8 कर्म है हमारे यहाँ। अब ये 8 कर्म जो हैं 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, हम जानते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। मैंने इनको यह इस चित्र में फिर अलग अलग कर दिया। नीचे वाले अघाती कर्म है और ऊपर घाती कर्म है, आप देख रहे हैं चित्र में। तो कार्बन शरीर को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। वो इसलिए आवश्यक पड़ता है कि जो घाती कर्म है और जो अघाती कर्म है, इन दोनों का वर्किंग का सिस्टम अलग अलग है। अघाती कर्म हमेशा उदय से काम करते हैं, इनका उदय होता है और ये उस तरह से इनका काम चलता है। और जो घाती कर्म है, इनके कई प्रकार की प्रोसेसेस, क्रियाएं हो सकती हैं। इनका उदय हो सकता है, उपशम हो सकता है, क्षयोपशम हो सकता है, क्षय हो सकता है। यह सारी प्रक्रिया घाती कर्म में हो सकती है, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया। और फिर मन, वो जो घाती कर्मों से ही बनता है, तो मन देख रहे हैं आप। और फिर मन हमारे शरीर के साथ में इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे और हम जानेंगे। तो बेसिकली इस प्रकार का सिस्टम है। अब जो अघाती कर्म है वो 4 हैं, हम जानते हैं। नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है, आयुष कर्म है। 4 प्रकार के अघाती कर्म है। तो पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे इंटरेक्ट करता है और ये क्या काम करती है। तो नाम कर्म जैसे है, तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, नाम कर्म से शरीर बनता है, ऐसा अपने कहा गया है जैन दर्शन में। और फिर नाम कर्म के 93 सब डिविजन्स उत्तर प्रकृति से नाम कर्म के। तो गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, इस तरह से। तो ये क्या काम करते हैं ये मैंने लिखा है। तो गति काम जो नाम कर्म है, वो किस गति का शरीर बनता है, उस प्रकार का शरीर बना रहा है। मतलब देव का है या मनुष्य का है, तिर्यंच का है या नारकी का है, उस प्रकार से। फिर जाति नाम, शरीर कैसा बनना है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इस प्रकार का, या 5 इंद्रिय, तो ये डिसाइड करता है। फिर है शरीर नाम कर्म, जो 5 प्रकार के शरीर बनाता है। 5 प्रकार के शरीर हैं, 3 प्रकार के तो मैंने अभी बता दिए यहाँ, और फिर एक आहारक शरीर है, वैक्रिक शरीर और होते हैं। तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो किस प्रकार का शरीर बनाना है, यह शरीर नाम कर्म डिसाइड करता है। फिर अंगोपांग नाम कर्म होता है, जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं उनको बनाता है। फिर बंधन नाम कर्म है, क्या होता है कि जब शरीर बनता है तो जो जो कोशिकाएं हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाइंड करता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाइंड करता है, उनको आपस में बांधता है, जिससे आगे शरीर बन सके। फिर होता है संगात नाम कर्म, तो फिर ये जो बंध गए उनका इंटीग्रेट करता है और फिर उसको एक शक्ल देता है ऑर्गन की, उसकी। फिर है संस्थान नाम कर्म, तो ये किस प्रकार का शरीर बनता है, तो पूरा संस्थान उसको बना देता है। शहनन नाम कर्म, ये नाम कर्म हमारे हड्डियों को, हमारी बोन्स को बनाता है और बोन्स को ज्वाइन करता है, बोन्स को बेसिकली ज्वाइन करता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ नाम कर्म के जो उत्तर प्रकृति बनाई है, तो विभिन्न विभिन्न कार्य हैं उनके। तो मैंने कुछ आपको गिनाए हैं यहाँ अभी। तो इस प्रकार के जो रेस्ट, जो और भी जो उत्तर प्रकृति है नाम कर्म की, तो वो इस प्रकार काम करती है। गोत्र कर्म क्या का नाम करता है, सामान्यतः हम मानते हैं गोत्र कर्म का मतलब ये होगा, अगर उच्च गोत्र कर्म है तो ऊंचे परिवार में जन्म होगा, ऊंची फैमिली में जन्म होगा, और नीच गोत्र कर्म है तो नीचे की फैमिली में टाइप, सामान्यतः ये अवधारणा रहती है। लेकिन हमको ये याद में रखना चाहिए कि गोत्र कर्म भी हर वक्त हर समय काम करता है।
जब हमारे कर्म का बंधन होता है तो उसमें 7 प्रकार के कर्म का बंधन हर समय होता है, और 7 प्रकार के कर्म का ही उदय क्षय जो भी होना वो साथ साथ होता है। तो गोत्र कर्म भी हमारे जीवन भर काम करता है, खाली जन्म का ही संबंध नहीं है। तो गोत्र कर्म का संबंध जो हमारा, ऐसा लगता है कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनका क्वालिटीज के बारे में इसका शायद संबंध रहता है। उच्च गोत्र कर्म का मतलब है कि हमारी एक्टिविटीज अच्छी, हमारे कार्य अच्छे हैं तो अच्छे कार्य होता है हमारे शरीर से, और नीच गोत्र कर्म है तो हमारे शरीर से बुरे काम होते हैं। तो इस प्रकार के अवधारणा हम बना सकते हैं गोत्र कर्म के बारे में, और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। वेदनीय कर्म, जैसे हम जानते हैं कि वेदनीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। और जानते हैं कि अगर साता वेदनीय है तो हमको सुख मिलता है, और असाता है तो दुख मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो वेदनीय कर्म है वो हमारे शरीर में जो इम्पल्सेस है सुख और दुख की, उसको कम्युनिकेट करता है हमारे माइंड को। तो ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाता है हमारे शरीर में। सुख दुख, शरीर में कहीं भी सुख हो सकता है, कहीं भी दुख हो सकता है। दुख कोई मतलब बीमार हो गए, आप कोई इंजरी हो गई या कोई फोड़ा हो गया, तो उसका सेंस सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है, तो वो जो वेदन करता है, वेदन करना मीन्स इट इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये वेदनीय काम करता है। और जो वेदनीय कर्म है वो एक्चुअल शरीर के लेवल पर काम करता है। तो ये हमारे शरीर के फिजियोलॉजी को संबंध रखता है, हमारे ऑर्गन पार्ट्स को, जहाँ कोई बीमारी हो जाए या कोई डिसऑर्डर पनप जाए, हो जाए तो भी, तो हमारे इस सारे सिस्टम से वेदनीय कर्म का संबंध रहता है। और फिर ये सिग्नल्स, जैसे मैंने बताया, कि ब्रेन को कम्युनिकेट करता है। और ये जो सेंस डेटा हैं जो हमारे सेंसेस ग्रहण करते हैं, और ये जो हमारे कम्युनिकेट करते हैं शरीर से होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्ञानावरणीय कर्म का रोल रहता है बीच में। क्यों? ये भी जब इंद्रिय काम करती है तो वो ज्ञान काम है। इंद्रिया हमारी ज्ञान कार्य के लिए ही उपकरण है, उसी में काम आती है। तो उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षय होना चाहिए। और अंतराय कर्म का भी, क्योंकि अंतराय कर्म भी अगर हमको सुख मिलना है तो उसमें बाधा डाल सकता है। तो अंतराय कर्म का भी वेदनीय, वेद सुख दुख में रोल रहता है। सॉरी, आयुष कर्म की बात करते हैं। तो आयुष कर्म जो है वो आयुष प्राण के थ्रू काम करता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, प्राण के बारे में। तो अब प्राण की बात करें। मैंने चारों कर्म की आपसे बात कर ली, अब प्राण की बात मैंने कही कि आयुष कर्म जो है वो आयुष प्राण हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। तो कैसे करता है वो आगे समझते हैं। तो प्राण के बारे में जान ले पहले। तो प्राण के बारे में ये कहा गया है कि प्राण है तो जीवन है, और बिना प्राण के जीवन हो नहीं सकता। ये तो साफ लिखा है अपने आगम में। तो प्राण की बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि प्राण से ही आदमी, ये शरीर सजीव है, और प्राण नहीं है तो शरीर अजीव हो जाएगा। प्राण निकल गए, शरीर अजीव हो गया। और प्राण एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि हमारे जो आत्मा की जो चेतना है और हमारे आत्मा में जो ज्ञान है उसको शरीर में प्रकट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम प्राण करते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी आपसे पहले कहा था कि बिना इंटेलिजेंस के शरीर काम नहीं करता। तो ये इंटेलिजेंस आत्मा की शरीर के लेवल पर प्राण प्रकट करते हैं, और यही चेतना हमारी आत्मा की शरीर में प्रकट। हमारा शरीर जो है बिल्कुल चेतन सा काम करता है। चेतन हमारे सजीव शरीर में, तो शरीर में बहुत अंतर है, वो चेतना का अंतर है। तो चेतना ये प्राण के कारण हमारे शरीर में आती है। प्राण 2 प्रकार के हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। ये सभी के लिए लागू होती है, जैसे भाव कर्म, द्रव्य कर्म वगैरह वगैरह। तो ये इसी तरह से द्रव्य प्राण और भाव प्राण होते हैं। जो भाव प्राण है वो हमारे आत्मा की चेतना और ज्ञान है, वो भाव प्राण है। और द्रव्य प्राण है वो फिजिकल है। वो कैसे बनते हैं हम आगे देखेंगे। हमारे मनुष्य शरीर में, मनुष्य योनि में 10 प्राण माने गए हैं।
आयुष प्राण एक है, एक श्वासोच्छ्वास प्राण जिससे रेस्पिरेशन कह सकते हैं, उसकी शक्ति है, वो श्वासोच्छ्वास प्राण है। शरीर बल प्राण है जो बॉडी की शक्ति है। वचन बल प्राण है जो हमारे स्पीच की शक्ति है। मनोबल प्राण है जो हमारे मन की शक्ति है। और इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रियां हैं, वो हमारे इंद्रियों की शक्ति है। तो ये 10 प्राण हमारे मनुष्य शरीर में माने गए हैं। तो प्राण से ही सारा शरीर चल रहा है, ये बताया गया हमारे यहाँ कि प्राण से ही सारा शरीर चल रहा है। कैसे चलता है इसके बारे में जरा बात करेंगे। आयुष, जो अब सवाल होता है कि आयुष प्राण कैसे बने, तो आयुष कर्म से आयुष प्राण बने। जो आयुष कर्म है उनका उदय होता है। मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि जो अघाती कर्म है वो उनका हमेशा उदय होता रहता है। तो आयुष कर्म का भी उदय होता रहता है और आयुष कर्म से आयुष प्राण बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं भी बताऊंगा। वो तेजस और शरीर के माध्यम से बनते हैं। तो पहले तो मैंने बताया कि भा प्राण और द्रव्य प्राण, तो दोनों को समझ लें हम। तो आयुष प्राण है वो आयुष कर्म के उदय से बनते हैं। इंद्रिय प्राण और मन बल प्राण, ये 6 प्राण हुए। ये ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से बनते हैं। आप जानते होंगे क्षयोपशम क्या है, मैं उसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण बनते हैं। और श्वासोच्छ्वास प्राण, शरीर बल प्राण और वचन बल प्राण, ये 3 प्राण नाम कर्म के द्वारा बनते हैं। नाम कर्म के उदय से ये तीनों प्राण बनते हैं। अब ये तो बात मैंने कही, लेकिन प्राण है क्या फिजिकल रूप में, कोई ये प्रश्न हमको करना चाहिए, इसका उत्तर हमको मिलना चाहिए। द्रव्य रूप में, फिजिकल फॉर्म में प्राण क्या है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने ग्रंथों में डायरेक्टली नहीं मिलती, बहुत स्पष्ट नहीं मिलती। प्रज्ञापना सूत्र एक ग्रंथ है, इसमें इस प्राण की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें 2 प्रकार के शब्द आए हैं, एक आन प्राण, एक श्वास निश्वास। प्रज्ञापना पुत्र का चैप्टर 7 है ये। तो उसमें 2 शब्द आए हैं, आन प्राण और श्वास निश्वास। इन दोनों के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कई जगहों, कोई स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर्स को कंफ्यूजन है, ये दोनों एक हैं, अलग हैं तो कैसे हैं। कई लोग तो इनको एक ही मानते हैं, प्राण और श्वास एक ही है, ये ठीक नहीं है, दोनों अलग हैं। और आन प्राण है वो एक्चुअली हमारे तेजस शरीर का भाग है, ये तेजस शरीर का जो प्रोसेस है वो आन प्राण है। और श्वास निश्वास हमारे ग्रॉस औदारिक शरीर का जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है। तो ये जो काम वर्गणा होती है, जो हमारा तेजस शरीर है वो स्टैटिक नहीं है, वो भी कार्बन शरीर की तरह से डायनेमिक है। कार्बन शरीर डायनेमिक क्यों है? क्योंकि निरंतर कर्म वर्गणाएं आती हैं, कर्म बंद करती हैं और कर्म का उदय क्षय प्रसार प्रोसेस चल रहा है। तो कर्म वर्गणा आती भी है और कर्म वर्गणा निर्जर भी होती है, ये रेगुलर प्रोसेस है कार्बन शरीर। ऐसा ही प्रोसेस तेजस शरीर में भी है। तेजस शरीर में भी तेजस वर्गणाएं बराबर आती हैं और वो प्राण बन के निकलती हैं। तो अब ये जो आयुष कर्म का जो उदय हुआ, तो फिर वो तेजस शरीर से क्रिया करके आयुष प्राण बनाती है। जब नाम कर्म का उदय हुआ, तो वो जो कर्म का जो उदय हुआ वो कर्म वर्गणा है, तेजस शरीर से इंटरेक्ट करती है, उससे क्रिया करती है और ये 3 प्रकार के प्राण बनाती हैं, श्वासोच्छ्वास, शरीर बल, वचन बल, ये नाम कर्म से बनते हैं। और जो ज्ञानावरणीय कर्म, अंतराय कर्म का जो मैंने आपसे कहा, उनके क्षयोपशम से जो कार्बन वर्गणाएं निकलती हैं वो तेजस शरीर से क्रिया करके ये इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण बनाती है। तो इस प्रकार हमारे प्राण क्रिएट होते हैं। अब कोई ये पूछे कोई कि ये प्राण शरीर में कहाँ है,
हमारे शरीर में कहाँ है प्राण और किस रूप में है, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसको समझने के लिए हमको शरीर की प्रक्रिया थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा विज्ञान है यहाँ। हमारा शरीर चलता है बायो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। हमारे शरीर में बिजली है, उत्पन्न होती है, आप सब जानते हैं। शरीर में आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल में आप देखते हैं एक मॉनिटर लगा रहता है, उसमें कुछ कर्व्स आती रहती है, तो वो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड करता है, तो बिजली की वजह से वो कर्व आती है। और आत्मा अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो कर्व फ्लैट हो जाती है, फिर वहां कोई बिजली नहीं रहती, फ्लैट हो जाती है। तो हमारा सारा शरीर बायो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो ये जो प्राण है इसकी तुलना हम बायो इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। जो हमारा तेजस शरीर है उसको विद्युत शरीर कहा गया है अपने ग्रंथों में। विद्युत तेजस शरीर विद्युत शरीर है। तो विद्युत शरीर के दो अर्थ है, एक तो तेजस शरीर इटसेल्फ इस विद्युत शरीर, और दूसरा जो ग्रॉस शरीर है हमारा औदारिक शरीर में, उसमें भी ये विद्युत के रूप में उपस्थित है। ये चित्र मैंने दिखाया, यहाँ देखिए आप, इसमें सारी प्रक्रिया दिखा दी। जो ब्लू आप देख रहे हैं ये तेजस शरीर दिखाया, तेजस बॉडी, और इसमें ऊपर सबसे ऊपर आप टॉप पे देख रहे हैं तेजस वर्गणा लिखा है। तो जब ये जो लेफ्ट में आप देखेंगे जो कर्म का क्षय राइज जो भी हो रहा है वो हो करके आते हैं और तेजस शरीर से क्रिया करते हैं। जब तेजस शरीर से क्रिया करते हैं तो तेजस शरीर एक्चुअली एक्साइट होता है, तो तेजस वर्गणा उसमें आती हैं, उसको ग्रहण करता है, और ये तेजस वर्गणाएं प्राण रूप में बाहर निकल रही है। राइट में आप जा रहे हैं तो सबसे नीचे लिखा आयुष प्राण। तो जो आयुष प्राण है सबसे नीचे लाल में आप देख रहे हैं, लाल लाइन, तो आयुष कर्म की वर्गणाएं यहाँ आई, तेजस शरीर से इंटरेक्ट की, और बाद में वो जो बाहर निकलती हैं तो आयुष प्राण के रूप में निकलती है और हमारे ग्रोथ शरीर में जाती है। इसी प्रकार के सारे प्राण मैंने दिखाए हैं। बीच में नाम कर्म है जिससे 3 प्रकार के प्राण बन रहे हैं, वो शरीर में जा रहे हैं। ऊपर हमने दिखाया जो घाती कर्म से ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म के क्षयोपशन से जो बन रहा है, तो इंद्रिय प्राण मानव प्राण बन रहे हैं और वो शरीर में क्रिया कर रहे हैं। तो ये इस चित्र में दिखा है कि कैसे सारा सिस्टम काम करता है। तो ये तो हुई प्राण की बात, और मैंने संक्षेप में आपको बताया कि प्राण हमारे औदारिक शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपस्थित है। ये मेरा स्पेकुलेशन है, इसका कोई प्रूफ मैं दे नहीं सकता, लेकिन इसके प्रूफ इनडायरेक्टली बहुत सारे हैं, वो आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब थोड़ा सा लेशिया के बारे में बात करें। मैंने कहा कि एक तो प्राण है इंटरेक्शन का माध्यम, और दूसरा माध्यम है लेशिया। लेशिया आप जानते हैं कि 6 प्रकार की होती हैं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। 3 लेशिया जो हैं कृष्ण नील कापूत या अप्रशस्त लेशिया होती हैं, और तेजो पद्म शुक्ल ये प्रशस्त लेशिया होती हैं। ये अच्छी लेशियाएं मानी गई हैं, अप्रशस्त लेशिया मतलब बुरी लेशिया मानी गई है। और ये लेशिया एक्चुअली हर समय नहीं रहती है, हमारे यहाँ लेशिया हर समय रहती है, लेकिन कोई एक लेशिया एक टाइम पे रहती है और ये बदल सकती है। तो हम लोग जो हैं हमारे जीवन काल में हम 6 लेशियाएं धारण कर सकते हैं, एक दिन में 6 कर सकते हैं। सवाल यह है कि आपकी मनस्थिति क्या है। अब सवाल उठता है कि ये लेशियाएं बनती कैसे हैं। प्राण बनने का जो प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। लेशिया के बारे में 2 थ्योरीज आती हैं अपने पास, बल्कि 3 है, मैंने यहाँ 2 ही का उल्लेख किया है। एक थ्योरी तो ये कहती है कि कषाय मोहनी कर्म के क्षयोपशम से लेशिया बनती है, और दूसरी थ्योरी कहती है कि नाम कर्म के उदय से लेशिया बनती है। एक्टिविटी जो मन वचन काया की जो हमारी एक्टिविटीज है, जो क्रिया है एक्सक्यूज में, उसके माध्यम से लेशिया बनती है। 2 प्रकार की थ्योरीज मिलती है, तीसरी और मिलती है जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया। और लेशिया भी 2 प्रकार की हो सकती हैं, भाव लेशिया और द्रव लेशिया। भाव लेशिया है वो हमारे आत्मा का ही भाग है, आत्मा की अशुद्धि मान लीजिए इसे आप। एक द्रव लेशिया है जो फिजिकल है और जो इंटरेक्ट करती है बॉडी से। तो भाव लेशिया इस जीव परिणाम, जीव का परिणाम है, जीव का परिणामन होने से भाव लेशिया बनती है, मतलब जो हमारे भाव कर्म है एक्चुअली उससे बनती है, और ये हमारे भावों को प्रकट करती है। तो ये भाव
क्षयिक भाव हो सकते हैं, क्षयोपशमिक हो सकते हैं, औपशमिक हो सकते हैं, औदयिक हो सकते हैं। सारे तरह के भाव जो हैं वो लेश्या के माध्यम से प्रकट होते हैं। जो द्रव लेश्या है वो भी तेजस शरीर से ही बनती है। और ये कैसे बनती हैं? जो मैं जैसे कि ऊपर बताया आपको, या तो हमारा मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है या नाम कर्म का उदय हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में जो कर्म वर्गणाएं निकल करके आती हैं वो तेजस शरीर से इंटरेक्ट करती हैं, जैसे प्राण को बताया उसी तरह से। और फिर ये तेजस शरीर से लेश्या निकलती है, और ये लेश्या जा करके हमारे शरीर में भाव पैदा करती है। भाव तो आत्मा में हो गए, लेकिन हमारे शरीर में प्रकट करती है। कैसे करती है इसके बारे में कोई उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ ने यह माना, और मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगता है कि ये जो लेश्या हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से इंटरेक्ट करती है। हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन जो दो मैंने यहाँ नाम दिए हैं वो है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो ये दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मास्टर ग्लैंड्स कहलाती हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये हार्मोन सीक्रेट करती है। वैसे तो कई सारी ग्लैंड्स हैं, लेकिन इन दो ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स कहा गया है कि ये जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं उससे फिर दूसरी जो हमारे यहाँ ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा गया, और ये जो लेश्या है ये इस मास्टर ग्लैंड से इंटरेक्ट करती है और फिर दूसरी सारे ग्लैंड्स को काम लेती हैं। और ग्लैंड से क्या है? हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं वो हमारे सारी शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। और ये हार्मोन्स और इमोशंस का बहुत बड़ा संबंध है, ये साइंस कहती है। और हम भी यही कह रहे हैं कि लेश्या जो भाव है, हमारे विचार हैं, वो किसी न किसी रूप में एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंध रखते हैं। ये मैंने यह सिस्टम आपको बताया है। ये सारा जो मैंने आपको बताया है इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप लेफ्ट में देखें, मैंने आत्मा का चित्र बनाया, आत्मा को रिप्रेजेंट किया है, और उसमें 3 डिवीजन मैंने किए हैं। सबसे नीचे लिखे बी के बायोलॉजिकल कर्म, मतलब ये अघाती कर्म है, और पी के साइकिकल कर्म है, ये घाती कर्म। तो मैंने अलग कर दिया घाती कर्म और अघाती कर्म को यहाँ भी। और ऊपर ग्रीन में आप देख रहे हैं बीएम लिखा है, उसका मतलब भाव मन। मन के भी 2 भाग होते हैं, भाव मन और द्रव्य मन। इसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। तो भाव मन और द्रव्य मन 2 अलग अलग इस चित्र में मैंने दिखाए हैं। और फिर बीच में ये दिखाया है मैंने, जो रेड में आप देख रहे हैं पी के, ये द्रव्य कर्म है। तो ऊपर पी का मतलब यह घाती कर्म द्रव्य रूप में है, और इसके नीचे ब्लू में आप देख रहे हैं बी के लिखा है, ये जो है अघाती कर्म है वो द्रव्य रूप में है। और जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में हमेशा संबंध बनता रहता है, ये आपस में बंधे हुए हैं। सबसे पहले संबंध जो बनता है हमारी आत्मा का, वो कर्म के साथ में बनता है। कर्म बंधे हुए हैं आत्मा से, आत्मा का संबंध कर्म से बनता है। ये कई बार प्रश्न उठता है कि कर्म जो है, द्रव्य कर्म है, वो तो फिजिकल है, मूर्त है, और आत्मा अमूर्त है। तो मूर्त का अमूर्त के साथ में संबंध कैसे बनता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे बनता है? इसको कहीं समझाया नहीं गया ठीक से। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, ये संबंध बनता एक्सचेंज के कारण। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी टाइम, रेगुलर कंटिन्यूअसली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उससे संबंध बनता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, 2 टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस कोर्ट में वो खेल रहे हैं। उन दोनों के बीच में, दोनों प्लेयर के बीच में संबंध कैसे बनता है? वो खेलते हैं, बॉल एक्सचेंज होती है, बॉल इधर से उधर जा रही है। जितनी देर तक बॉल इधर से उधर जाएगी, दोनों प्लेयर्स के बीच में संबंध बना रहेगा, दोनों प्लेयर्स फील्ड में रहेंगे।
और बॉल का एक्सचेंज बंद हो गया, दोनों प्लेयर्स फ्री हो गए, फील्ड छोड़ दिया, चले गए, कोई संबंध नहीं रहा। तो संबंध कैसे बना? एक्सचेंज। तो ये एक जनरल रूल मान लीजिए आप, जहां भी एक्सचेंज है, इट कैन बी एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कैन बी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप हमारे यहाँ पर्सनल लाइफ में भी एक्सचेंज से ही बनती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सो ऑन, इट्स ऑल एक्सचेंज, तो यही एक्सचेंज होता है द्रव्य कर्म और भाव कर्म में। इसलिए द्रव्य कर्म हमेशा आत्मा के साथ में बंधे रहते हैं। दिस इज ए सिंपल एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड। तो पहला संबंध तो बना आत्मा और द्रव्य कर्म के बारे में। अब फिर द्रव्य कर्म से तेज शरीर, कार्बन शरीर से तेज शरीर का संबंध बनता है। तो मैंने दो तरीके आपको बता दिए पहले, एक तो प्राण से और एक लेश्य से। तो ये नीचे मैंने दिखाया है, प्राण लिखे हैं 4 यहाँ। तो ये जो आघाती कर्म है वो तेजस शरीर से क्रिया किया और तेजस शरीर से प्राण निकले, आयुष प्राण, और दूसरे 3 प्राण और ये नाम कर्म से निकलते हैं, वो शरीर से क्रिया करते हैं। ऊपर ब्लू में दिखाया, ब्लू लाइन में प्राण 6 लिखा हुआ, प्राण 6, तो ब्लू लाइन है। तो ये घाती कर्म से 6 प्राण निकलते हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 1 मनोबल प्राण। ये घाती कर्म के क्षय से निकलते हैं। ये आकर के तेजस शरीर जो येलो में है उससे करते हैं, फिर वहां से वो प्राण बन करके आगे जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में जाकर के वो क्रिया करते हैं। तो ये प्राण का मैंने आपको साइकिल दिखाया। अब लेश्य के भी देखिए आप, लेश्य लिखा है यहाँ बीच में, येलो लाइन लिख रही है, लेश्य जो शरीर से निकलती है। और उसका ओरिजिन देखिए आप, आप गो बैक तो आपको एक रेड लाइन दिखेगी और दूसरी एक ग्रीन लाइन दिखेगी। तो लेश्याएं मैंने आपसे कहा कि 2 जगह से आ रही है, एक तो नाम कर्म से आ रही है, एक मोहनी कर्म से आ रही है। तो एक घाती कर्म से, एक अघाती कर्म से, दोनों लेश्या मिल करके तेजस शरीर में इंटरेक्ट की, वहां से लेश्या बन के आगे निकली और हमारे मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या जो हाइपोथैलेमस है उससे जाके इंटरेक्ट करती है हमारे शरीर में। ये ग्रॉस बॉडी मैंने आपको दिखाई है। और फिर एक मैंने ग्रीन में एम, आप देखेंगे एम लिखा हुआ ग्रीन, ये मैंने मन दिखाया, द्रव्य मन। मन भी 2 प्रकार के होते हैं, भाव मन, द्रव्य मन। हमेशा ऐसा ही होगा, जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारा, चाहे वो हमारे औदारिक शरीर है, चाहे वो तेजस शरीर है, चाहे कार्बन शरीर है, चाहे मन है फिजिकल, उन सब का काउंटर पार्ट हमारी आत्मा में होगा। बिना आत्मा में कुछ हुए फिजिकली कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी ए काउंटर पार्ट, तो आत्मा से ही शरीर बनता है, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के शक्ति से, और सारे शरीर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से जो मन है, जो मैंने ग्रीन में दिखाया, एम लिखा हुआ, द्रव्य मन, ये सूक्ष्म है। मैंने आपका मनोवर्गणा से बना होता है, सूक्ष्म है और चतुष्पर्शीय पुद्गल से बना रहता है। और ग्रीन में बीएम आत्मा में दिखाया है। इन दोनों में संबंध दिखाया मैंने डॉटेड लाइन से, आप देख रहे हैं। मतलब द्रव्य मन और भाव मन में भी एक्सचेंज रहता है। तो ये जो मन है हमारा, वो भी आत्मा से संबंध उस एक्सचेंज के कारण बनाए हुए। भाव कर्म और द्रव्य, भाव मन और द्रव्य मन में भी बराबर संबंध रहता है, इसलिए जुड़े रहते हैं। और फिर ये जो भाव मन है, जो द्रव्य मन है, वो हमारे ब्रेन के साथ में काम करता है। साइंस तो ये कहती है कि हमारा ब्रेन ही माइंड है, ये साइंस का वर्षन, क्यों वो किसी आत्मा को मानता नहीं साइंस तो, इसलिए वो कहता है सब कुछ ब्रेन है। तो मन भी वो कहता है ब्रेन ही है, ब्रेन ही मन है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि जो मन है वो सूक्ष्म है, मनोवर्गणाओं से बना है और औदारिक शरीर से अलग है, मतलब ब्रेन से अलग है। लेकिन ये जो मन है वो ब्रेन के साथ में काम करता है। मन और ब्रेन, माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक कपल्ड सिस्टम की तरह से काम करते हैं। मैंने दिखाया है, दोनों कपल कर दिया, दोनों एक कपल्ड सिस्टम की तरह से काम करते हैं। तो ये इसके बारे में आगे, मन के बारे में आगे बात करेंगे। तो
अब ये जो मॉडल मैंने आपको दिखाया है उसमें कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ राइट में लिखी है। कार्बन, शरीर और मन दोनों एक इंडिपेंडेंट इंटरफेस है आत्मा और शरीर के बीच में, इंडिपेंडेंट है। आप देखिए इस चित्र में भी आप देखेंगे कार्बन शरीर मैंने नीचे दिखाया और मन ऊपर दिखाया और दोनों आत्मा और शरीर के बीच में संबंध दिखाया। तो मन जो है बिना कर्म के भी आत्मा से संबंध बनाता है, आप देखिए, हालांकि कर्म का काफी रोल रहता है, आगे बात करेंगे। और एक कर्म के माध्यम से बनता है, शरीर और आत्मा के बीच में संबंध कर्म के माध्यम से बन रहा है और एक मन के माध्यम से बन रहा है। तो दोनों इंडिपेंडेंट इंटरफेस मैंने दिखाया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रेन हमारा इंडिपेंडेंटली काम करता है। और दूसरी इसमें इस मॉडल में विशेषता है कि जो लेशिया है वो मन के प्रभाव से काम नहीं करती, लेशिया अलग से काम करती है, मन से अलग भिन्न रूप से काम करती है। देखिए इसमें सारे कनेक्शन देखिए, आप ऊपर देखिए मन का कनेक्शन, तो आत्मा जो भाव मन है, फिर द्रव्य मन है, फिर हमारा मस्तिष्क, ये कनेक्शन दिखाया है एक मैंने यहाँ। और लेशिया देखिए आप नीचे, जो येलो लाइन में लेशिया जा रही है, येलो लाइन, यू ट्रेस द येलो लाइन, तो येलो लाइन जा रही है और यहाँ यू कैन सी दैट येलो लाइन, ये येलो लाइन इज गोइंग अप यहाँ और ये आ गई। तो इसमें मन नहीं आता बीच में, ये लेशिया अपना अलग तरह से काम करती है, मन अलग तरह से काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे भाव हैं उसके ऊपर मन का कोई कंट्रोल नहीं है, हालांकि मन भाव से प्रभावित होता है। जो हमारे विचार हैं जो मन में पैदा होते हैं वो भावों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भाव मन से प्रभावित नहीं होते। हमारे भाव बनते हैं अलग से, और कई जो 5 प्रकार के भाव होते हैं उसके बारे में आपने शायद सुना होगा। तो भाव बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, लेशिया इंडिपेंडेंटली काम करती है मन से। इस चित्र में मैंने ये दिखाया। और ये मैंने कहा है कि माइंड, एम एंड ब्रेन टुगेदर वर्क एज ए कपल्ड सिस्टम। इसके बारे में ये बिल्कुल एक साथ साथ में काम करते हैं। ब्रेन माइंड के बिना काम नहीं कर सकता और माइंड ब्रेन के बिना काम नहीं कर सकता, हालांकि दोनों अलग हैं। अब थोड़ा सा मन के बारे में बात करें तो मन हमारे यहाँ अनिंद्रिय माना गया है। कहते हैं इंद्रिय नहीं है ये, बोले फिजिकल सेंस ऑर्गन नहीं, ये सूक्ष्म है, ये उदारिक शरीर से अलग है। और आत्मा की जो चेतना है वो मन के माध्यम से भी हमारे शरीर में जा रही है, ये मैंने कहा है। और मन 2 प्रकार के हैं, एक भाव मन और द्रव्य मन, जैसा मैंने बताया। और जो भाव मन है वो आत्मा का भाग है, उस चित्र में आपने देखा होगा। और ये भाग है, यही सारा चिंतन मनन करता है, सारी कल्पनाएं करता है, सारे डिसीजंस लेता है। तो ये भाव मन है जो आत्मा का भाग है। इनफैक्ट आत्मा ही सारा काम करती है मन के माध्यम से, तो वो भाव मन है। तो सोच विचार ये भाव मन करता है, कल्पना ये करता है, संकल्प विकल्प भाव मन करता है। और यही मेमोरी स्टोर होती है। हमारी मेमोरीज कहाँ स्टोर होती है? ब्रेन में नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू नो। ब्रेन में मेमोरी स्टोर नहीं होती, ये मन में होती है, भाव मन में, विच इज पार्ट ऑफ सोल। तो ये आत्मा में ही सारी चीजें स्टोर होती है, मेमोरीज हमारी। और मन का ये, मन की विशेषता है कि ये जो विजिबल है, जो इनविजिबल चीजें हैं, सबको सोच सकता है, सबके बारे में देख सकता है, विचार कर सकता है। जबकि हमारी इंद्रियां केवल जो विजिबल है, जो 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 जिनसे कांटेक्ट हो सकता है, उन्हीं को इंद्रियां जान सकती है। मन उनको भी जान सकता है जिनसे कांटेक्ट नहीं है। ये मन की विशेषता है। और जो भाव मन है वो पास्ट को रिमेम्बर करता है, अभी की प्रेजेंट की सोचता है, फ्यूचर की कल्पना करता है, ये सब भाव मन करता है। और द्रव्य मन मनोवर्गणा से बना हुआ, जैसे मैंने बताया। और ये द्रव्य मन ही हमारे सेंसेस से इंटरेक्ट करता है ब्रेन के माध्यम से। जो हमारा मन है उसके 3 काम है, इसके मैं विस्तार से नहीं जा सकता, लेकिन जैसे उल्लेख कर रहा हूँ, कोग्निशन, ज्ञान कार्य। तो हमारा जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का कंसेप्ट है, वहाँ हम कहते हैं कि इंद्रियां मन काम करती हैं, तो मन वहाँ आता है। बिना मन के हम ज्ञान नहीं कर सकते। तो एक तो ज्ञान कार्य है मन का,
एक भाव विचार, यहाँ मतलब सोच विचार का बात है, तो सोच विचार भी हम मन से करते हैं। एक्टिविटीज, मन वचन का है कि जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, सारी जो एक्टिविटीज हैं, उनमें भी मन का योग रहता है। तो ये सारे काम मन के हैं, इसका पूरा एक अलग से लेक्चर हो सकता है। और तो माइंड इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, हालांकि ज्ञान दर्शन, ज्ञान करना आत्मा का गुण है, लेकिन हम फिजिकली व्यावहारिक रूप में कैसे ज्ञान करते हैं, तो उसमें मन का इंस्ट्रूमेंट बनता है, मन के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जितने सेंस डेटा है, मतलब हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, वो पांचों इंद्रियों से सिग्नल जो क्रिएट होते हैं वो हमारे ब्रेन को जाते हैं। ये हमारे शरीर में काम हो रहा है, पांचों इंद्रियों के सारे सिग्नल्स ब्रेन को कम्युनिकेट हुए, नर्वस सिस्टम है हमारे यहाँ। और फिर ब्रेन और मन का संबंध है, मस्तिष्क, ब्रेन और मन का संबंध है। तो जो भी ब्रेन में प्रोसेस चल रहा है उसकी इमेज मन में बनती है, जो सूक्ष्म है, और उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचती है आत्मा में। तो ये संबंध बनता है। इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं वो ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन और मन का संबंध बनता है, और मन और आत्मा का संबंध है। तो इंद्रियों का ज्ञान, हम जो इंद्रियों से देखते हैं सुनते हैं, तो हमारी आत्मा है, एक्चुअली जानना देखना आत्मा का काम है, फिजिकली इंद्रियों से हो रहा है। तो कनेक्शन कैसे बन रहा है ये मैंने आपको बताया, कैसे इंद्रियों का कनेक्शन आत्मा तक बनता है। और ये भाव मन ही हमारी सारी मेमोरीज को स्टोर करती हैं। जैसा कि वो मति ज्ञान के बारे में आपने शायद लेक्चर सुने होंगे, तो उसमें अवग्रह या अवाय धारणा ये सब बातें आती हैं। धारणा का मतलब वो हुआ कि जो आपने देख लिया या जान लिया उसके मेमोरी बन गई, तो वो मेमोरी कहाँ रहती है? भाव मन में। और भाव मन कहाँ है? आत्मा में। तो आत्मा में हमारे भाव मन में इस जन्म की ही मेमोरीज नहीं है, पास्ट लाइफ्स की, पूर्व जन्म की मेमोरी भी रहती है आत्मा में। और लेकिन वो जो भाव मन में जो मेमोरीज हैं वो केवल उन्हीं भवों की होगी जो संगी जीव के रूप में थे। उस संगी जीव में ही मन होता है, और मन फिर वो भाव मन होता है। तो भाव मन चूंकि संगी जीव, संगी योनि में या संगी भव में होता है, इसलिए केवल हमारे पिछले जितने हमने हमारे पूर्व भव जो संगी जीव के रूप में थे, उन जीवन काल की मेमोरीज भी हमारे भाव में मिल जाती है, वो रहती है। और जाति स्मरण की बात करते हैं हम लोग कई बार। जाति से मतलब पूर्व भव का ज्ञान कई लोगों को हो जाता है, और नॉर्मली बचपन में ही होता है, उसके बाद में नहीं होता। तो जाति स्मरण का मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व भव का ज्ञान। वो क्यों हुआ, उसको हमारे यहाँ मति ज्ञान ही माना गया है जैन दर्शन में। जाति स्मरण को मति ज्ञान कहा गया है, क्योंकि ये मेमोरी के रूप में हमारे भाव मन में है, जो प्रकट हो सकता है विशेष परिस्थितियों में। और साइकोलॉजिस्ट की बात करें जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनका मानना है कि वो साइंस से थोड़ा सा इनका चिंतन अलग रहता है। तो वो ब्रेन को हार्डवेयर मानते हैं और माइंड है मन को सॉफ्टवेयर मानते हैं। तो मन एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, और जो ब्रेन है वो हार्डवेयर के रूप में काम करता है। इसकी तुलना आप मोबाइल से बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। मोबाइल इज अ हार्डवेयर बट इट वर्क्स थ्रू सॉफ्टवेयर, कंपेरिजन। एंड अब हम कई बार साइकोलॉजी में कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। तो हमारे मॉडल में कॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है? तो ये कॉन्शियस माइंड जो हमारा मन है, एम जो मैंने दिखाया था, जो हमारा द्रव्य मन है और भाव मन है, जो उसको हम कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। क्योंकि ये जो भाव मन में जो हमारे रेगुलरली एक्सचेंज हो रहा है, और हमारी मेमोरीज हमको याद आती हैं, हम सारा प्रोसेस करते हैं, हमारी याद वहाँ रहती है। तो ये जो सारा काम कर रहा है भाव मन, वो कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड एक्चुअली साइकोलॉजी में उसको कहा गया है कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है,
और वो अंदर से काम करता है। हम कॉन्शियस नहीं है उसके बारे में, हमको ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन शरीर में काम करता है। तो इस तरह का सिस्टम अपने सिस्टम में लेशिया है। लेशिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा पहले चित्र में बताया था, कि वो मन के इंडिपेंडेंट काम करती है। जो हमारे भाव बनते हैं उसमें मन का योग नहीं रहता। तो लेशिया जो है वो हमारे भावों को प्रकट करती हैं और फिर हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती है। तो यही अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा गया है कि वो अंदर से काम करते हैं और कॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं। तो हम अगर कॉन्शियस माइंड की अनकॉन्शियस माइंड को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम में ये लेशिया हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड कोई चीज नहीं है, लेकिन उस डिबेट में हम नहीं जाना चाहते। अगर मानते हैं तो हमारा अवधारणा यह है कि ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके सम्मुख ये इंटरेक्शन की बात रखी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकता डिटेल में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ आइडिया आपको हो गया होगा कि सोल, माइंड, बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे सिस्टम काम करता है। थैंक यू एंड जय जिनेंद्र जी। अब कुछ थैंक यू क्वेश्चन सो होता मच। या प्रोफेसर साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, अगर आप कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं कुछ समय के लिए। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने जैन तत्वज्ञान को लेके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को आज इंटरलिंक किया है और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी दिया आपने। सो उस बदल मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से और हमारे आज के व्यूअर्स की ओर से। और मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न प्रोफेसर साहब को पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप डायरेक्टली प्रोफेसर साहब से पूछ सकते हैं। तो हम 5-10 मिनट Q&A के लिए टाइम स्पेयर कर सकते हैं। प्रदीप जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, प्रणाम डॉक्टर नारायण। थैंक यू। मुझे एक प्रश्न है कि आपने कहा 4 टच पुद्गल में मासलेस होते हैं और उसके बाद मास आता है। वो जरा समझाएगी कि पुद्गल में मास है कि नहीं है परमाणु में? जो परमाणु अपने यहाँ डिफाइन किया गया जैन दर्शन में वो मासलेस है। और फिर परमाणु से एग्रीगेट्स बनते, स्कंद बनते हैं। तो 2 परमाणु मिल गए, 4 परमाणु, फिर अनंत परमाणु मिल गए। और फिर एक वर्गणा का कंसेप्ट भी आता है कि परमाणु मिलकर के वर्गणा बनती है। और शतांबर परंपरा में 8 प्रकार की वर्गणा का उल्लेख आता है। दिगंबर परंपरा में 23 प्रकार की, गोमट सार में है जैसे, तो 23 प्रकार की वर्गणाओं का उल्लेख आता है। तो ये जो वर्गणाएं हैं उसमें दोनों प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। एक होती है चतुस्पर्शी, जो स्पर्श होते हैं परमाणु को होते हैं। तो परमाणु के स्पर्श के बारे में शायद आप जानते हो। एक तो होता है शीत उष्ण, एक स्निग्ध रूक्ष। ये 4 स्पर्श होते हैं जो प्राइमरी होते हैं, और 4 स्पर्श हैं हल्का, भारी, मृदु, कठोर। ये 4 स्पर्श जो सेकेंडरी बाद में बनते हैं। तो जो चतुस्पर्शी पुद्गल हैं, जिससे हमारा कार्बन शरीर बनता है, तेज शरीर बनता है, मन बनता है, वो चतुस्पर्शी पुद्गल हैं। वो मासलेस हैं, उनमें मास नहीं होता। लेकिन ये जब आगे जाकर के अष्टस्पर्शी वर्गणाएं बन जाती हैं तो उसमें हल्का, भारी और मृदु, कठोर ये स्पर्श भी आ जाते हैं, तब उसमें मास जनरेट होता है। ऐसा तो दोनों प्रकार वो मास बनता है कैसे? मास बनता नहीं है। मास इज अ प्रॉपर्टी, मास इज अ प्रॉपर्टी, द हल्का भारी जो है वो परमाणु की प्रॉपर्टी है। तो वो परमाणु में प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम मास बोल सकते हैं। It works in the form of inertia. And if you want to go into the details, it works as inertia, and inertia is mass, in science. तो इस तरह से मास कोई बनता नहीं है, मास एक प्रकट हो जाता है एक तरह से। तो दूसरा प्रश्न है, आपके पुस्तक किधर मिल सकते हैं? हाँ, पुस्तक के बारे में मैं
मेरी कई सारी पुस्तकें हैं। एक बड़ी पुस्तक है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ जैन डॉक्ट्रिन्स। तो ये 2 पार्ट में है, 2 भाग में है, और मोतीलाल बनारसीदास एक पब्लिशर है दिल्ली का, उन्होंने पब्लिश की है। और आप चाहें तो मैं इसका रेफरेंस मैं नील भाई को भेज दूंगा, तो वो आप सबको बता सकते हैं। हाँ जी। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जैन डॉक्ट्रिन्स पब्लिश्ड इन 2 parts बाय मोतीलाल बनारसीदास ऑफ दिल्ली। वो ये बहुत है। अच्छा होगा। बाकी और भी बुक्स हैं, लेकिन दिस इज वन बुक व्हिच कवर्स एवरीथिंग। ओके, एंड आपका जो आज का पीडीएफ है प्रेजेंटेशन, वो भी आप नील को भेज सकते हो जो हमको मिल सके? आई मीन जो स्लाइड्स हैं मेरी, वो स्लाइड्स अगर आप अलग से चाहें तो मैं भेज सकता हूँ। हाँ जी, वो अब मुझको दूसरी बार स्टडी करना है बहुत डिटेल में। ओके ओके ओके, मैं नील को भेज दूंगा। हाँ जी। तो आप वो शेयर कर लेंगे आप। जी जी, थैंक यू सो मच। दुष्यंत शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दुष्यंत जी शाह। प्रणाम। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था, सुन पाते हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ आपको। हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि आपकी जो मान्यताएं होती है, बिलीफ, वो जीव विज्ञान बायोलॉजी कैसे बनती है? दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि शुभ और अशुभ जो भाव होते हैं वो चेता तंत्र में यानी कि नर्वस सिस्टम में प्रतिबिंबित होते हैं या नहीं होते हैं, और नर्वस सिस्टम्स के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, सकारात्मक एंड नकारात्मक इमोशंस को भेद करने की या डिस्टिंग्विश करने की समझ या इंटेलिजेंस होती है, और इसको जैन परिप्रेक्ष्य में आप कैसे समझाएंगे, वो मुझे समझना है। व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन? फिर से बताइए, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला प्रश्न ये था मेरा कि अपनी जो मान्यता है वही जीव विज्ञान बायोलॉजी बनती है, और दूसरा प्रश्न ये था कि दूसरा मालूम है मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये आत्मा का सिस्टम है। ये आत्मा ही सारा काम करती है, शरीर तो माध्यम है काम करने का। शरीर में कोई सिस्टम नहीं बनता बिलीफ का। बिलीफ सिस्टम आत्मा का है, और आत्मा जिसका जैसा काम करेगी शरीर वैसा काम करेगा। शरीर केवल एक टूल है, माध्यम है। तो शरीर में कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बनता, आत्मा ही बनता। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है आपका कि जो हमारे अच्छे बुरे भाव हैं वो कैसे प्रकट होते हैं, तो वो ऐसा होता है कि जो वैसे इसका डिटेल्स आपको जैन दर्शन शास्त्रों में नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो हम समझ सकते हैं वो इस तरह से है कि हमने कहा कि जो लेशियाएं हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है, और जो हार्मोन्स हैं उनका संबंध इमोशन से साइंस जोड़ती है। साइंस कहती है कि डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं उनके अलग अलग इमोशंस कैसे रिलेट करते हैं। जैसे सेरोटोनिन अगर आपकी हार्मोन अगर सीक्रेट हो रही है तो सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के आप गूगल में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे रिलेशंस कि किस प्रकार के जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट इमोशन से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो जो हमारी लेशियाएं हैं, हम ये अगर मान के अगर चलते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्ट करती हैं, तो डिफरेंट जो हार्मोन सारा जो सिक्रेशन है उसका सारा रेगुलेशन हमारी लेशियाएं कर रही हैं। तो जो लेशियाओं के भाव हैं फिर वो हार्मोन रूप में हमारे शरीर में प्रकट हो रहे हैं, ये कह सकते हैं। जो अच्छे बुरे हैं वो भी हार्मोन्स में है। अच्छे हैं तब भी हार्मोन्स हैं, बुरे हैं तब भी हार्मोन्स हैं। दूसरा मेरा एक प्रश्न ये था जी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं जी, वो हमारे चित्त या अंतःकरण, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं, और वो अगले भाव में भी
वो अपने भाव मन के अंदर वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, वो समझना है मुझे। देखिए, जब जीव एक योनि से दूसरी योनि में जाता है तो उसके साथ में कार्बन शरीर, तेज शरीर जाते हैं, हम्म मन नहीं जाता। हम्म मन तो हर जीवन काल में अलग से बनता है। ये डिपेंड करता है कौन सी गति आपको मिल रही है। मान हम्म लीजिए आपको ऐसी गति मिल रही है जिसमें मन नहीं है, जैसे मतलब आपको 4 चतुर्इंद्रिय तक का जो जीव है उनमें मन नहीं होता, तो ऐसी योनि में अगर हम जा रहे हैं तो मन नहीं बनेगा। अगर हम पंचेंद्रिय योनि में जा रहे हैं या देव योनि में जाना है या नरक योनि में जाना है, तो ये जो मनुष्य योनि है या जो पंचेंद्रिय जीव है, इन सब में मन होता है। तो ऐसे में मन फिर नया बनता है। जब भी जैसे जैसे योनि बनेगी उसमें मन बनेगा। तो जो जा रहा है एक योनि से दूसरे योनि में, एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल में, वो तो कार्बन शरीर जा रहा है, तेज शरीर जा रहा है और भाव मन जा रहा है। उस भाव मन तो है आत्मा में। अगर हमारा कोई पिछला पंचेंद्रिय संगीत योनि रही है, और जो रही है सबके, हमने सब योनियों में जन्म ले चुके हैं हम अभी तक। कई बार हम देव योनि में जन्म ले चुके हैं, कई बार हम नरक योनि में जन्म ले चुके हैं। तो हमारी सब तरह की योनि हमारी नहीं है, ये मान के चलिए। तो जो संगीत जीवन जो हमने बिताया है, जो संगीत जीवन, तो उसकी मेमोरीज भाव मन में है, लेकिन वो मेमोरीज हम एक्सेस नहीं कर सकते। वो मेमोरी एक्सेस होंगे मन के माध्यम से। तो मन बनेगा, संगीत जीव है, तभी आप उस पास्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। हमको पास्ट का याद नहीं रहता है, न याद है। लेकिन कुछ लोग ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनको लब्धि कहा गया है, ऐसी लब्धि होती है, तो वो फिर उनको पास्ट जीवन की मेमोरीज याद आ जाती है। और फिर मेडिटेशन के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम सारे पिछले जीवन जान सकते हैं। आज भी ऐसे अपने यहाँ संत मिल जाएंगे जिनको पिछली 3 जन्म की यादें जिनको है, ऐसे भी संत हैं। और आप तो, हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर के तो 27 जन्म, हम सब जानते हैं कि उनका 27 जन्म की जानकारी है। तो 27 जन्म की जानकारी है, वो तो संगीत जन्म की जानकारी है। लेकिन जी भाव तो हमारे अनंत हो चुके हैं, लेकिन वो सबकी जानकारी आत्मा में है, हम नहीं जान सकते। तो भाव मन दूसरे जन्म में साथ में रहता है? नहीं, आत्मा में रहता है, लेकिन सवाल ये है कि वो काम तभी करेगा जब द्रव्य मन बनेगा, और द्रव्य मन बनेगा तभी वो काम करेगा। द्रव्य मन बनेगा नहीं बनेगा अब ये नहीं निश्चित है ना। द्रव्य मन तो तभी बनेगा जब आप पंचेंद्रिय संगी योनि में जा रहे हैं। इसलिए वो निश्चित नहीं कह सकते इसके बारे में। और दूसरा, ये मनोवर्गणा को आप साइंस के साथ कैसे जोड़ेंगे? नहीं, साइंस तो इसको न्यूरॉन्स के साथ जोड़ेंगे, इसको ही नहीं है। साइंस को तो इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो पुद्गल हैं, जो चतुष्पर्शी हैं, वो तो साइंस डिटेक्ट नहीं कर सकती। साइंस के पास में कोई साधन नहीं है चतुष्पर्शी पुद्गल को जानने का। न्यूरॉन्स को आप किसकी कैटेगरी में रखेंगे? न्यूरॉन्स तो बहुत स्थूल हैं, तो अष्टस्पर्शी पुद्गल से बने। मतलब हमारा सारा शरीर जो बना है वो अष्टस्पर्शी पुद्गल से बना है। जो हमारा औदारिक शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, चाहे न्यूरॉन्स हैं या दूसरी कोशिकाएं हैं या और उसके छोटे पार्ट्स हैं। आप डीएनए ले लीजिए, छोटा पार्ट है उसका, जीन्स ले लीजिए, वो भी एटम्स मॉलिक्यूल से बने हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उससे बने हैं। वो स्थूल हैं सारे, वो अष्टस्पर्शी पुद्गल से बने हैं। इवन फोटोन अष्टस्पर्शी पुद्गल है, इतना छोटा हो भी अष्टस्पर्शी पुद्गल है। जो चतुस्पर्शी पुद्गल है वो फोटोन से भी छोटे हैं, सूक्ष्म है। तो वो साइंस नहीं जान सकती, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो साइंस के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अष्टस्पर्शी मैटर से बने हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं जानने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स तो सब अष्टस्पर्शी पुद्गल से बने हैं। और जो चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि अष्टस्पर्शी के पार हो जाते हैं। जैसे हमारा तेजस शरीर है या कार्बन शरीर है, जब जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कोई भी ऑब्स्टेकल आए उसके पार हो जाएगा।
चाहे जैसे पृथ्वी जैसा कोई आ गया, चंद्रमा आ गया बीच में, चंद्रमा के पार हो जाएगा, सूरज आ गया तो सूरज के पार चला जाएगा। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, उनके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता चतुष्पर्शी के लिए, वो इतने सूक्ष्म है। दूसरा, आप ये जीनोम्स और जीन्स को कर्माणु के साथ जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ रहे हैं ना, आपने आपको बताया ना अभी हमने, जो हमारे नाम कर्म काम कर रहे हैं वही काम जीन्स कर रहे हैं। देखिए ना, आप तुलना करिए, जो साइंस कहती है कि जीन्स हमारा शरीर बनता है, हम कहते हैं कि नाम कर्म से बन रहा है। तो नाम कर्म और जीन्स के बारे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों को तुलनात्मक हैं। जो काम जीन्स कर रहा है वो हमारे नाम कर्म कर रहे हैं। तो वो उसमें फेरफार कर सकते हैं अपने कर्म के अधीन जीनोम्स में? हमने देखिए, वो तो सूक्ष्म है, कर्म तो सूक्ष्म है। और हाँ। मैंने आपको बताया कर्म कैसे काम करते हैं। कर्म एक्चुअली काम कर रहे हैं प्राण के माध्यम से, लक्ष्य के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो ये माध्यम बनता है और फिर सूक्ष्म शरीर में जाता है। तो आप डायरेक्टली तो न तो कर्म शरीर दे सकते हैं, न तेजस शरीर दे सकते हैं, न प्राण देख सकते हैं, न मन देख सकते हैं। तो आप कैसे संबंध स्थापित करेंगे? वो तो सूक्ष्म लेवल पे ही सारा संबंध बन रहा है और बाद में स्थूल रूप में प्रकट हो रहा है हमारे शरीर में। तो जो कर्म से छुटकारा पाना है जी, तो उसके लिए शुभ भाव और शुभ भाव रिफ्लेक्ट होता है चेतना तंत्र में? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, शुभ भाव से ही पुण्य बनते हैं, पहली बात तो ये है। और जो एक्चुअली कर्म से छुटकारा पाना है, तो छुटकारा पाना का मतलब ये कि पुण्य से भी छुटकारा पाना, हर पाप से भी छुटकारा पाना, वो तो मतलब ये हुआ उसका। तो ये काम सब आत्मा करती है, आत्मा की शक्ति ही करती है ये काम सारा। जो क्षय होता है कर्मों का, वो आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, इसीलिए चारित्र धारण करते हैं। चारित्र धारण करने का कारण ही यही है कि आत्मा की शक्ति को जागृत करो मेडिटेशन से, तब से। और तब वो कर्मों का क्षय होता है। आत्मा के लेवल पे ही क्षय होता है भाव कर्म का, और भाव कर्म का क्षय होता है तो द्रव्य कर्म का भी हो जाता है, कि दोनों में इक्विलिब्रियम रहता है, मैंने आपसे कहा। तो क्षय आत्मा के लेवल पे होता है। Ultimately, meditation and कायोत्सर्ग is the only solution. बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भगवान महावीर ने यही तो किया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। जी, थैंक यू सो मच। सो हमारा समय भी हो चुका है और बहुत ही सुंदर आज का ये टॉक सेशन रहा। प्रोफेसर साहब, कुछ और प्रश्न भी एक दो आए हैं, बट वो मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे उसका अगर जवाब दे सकते हैं तो हम उनको पास ऑन कर देंगे। ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा जी, और मैं आपको भेज दूंगा उसका आंसर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब। सो थैंक यू सो मच सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को, और सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा हमारे प्रोफेसर साहब जो कि उदयपुर से आज हमारे इस टॉक सेशन में जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर सोल बॉडी माइंड इंटरेक्शन फ्रॉम जैनिज्म पर्सपेक्टिव के ऊपर आज का ये टॉक सेशन रहा। और बहुत सारी जिज्ञासाएं काफी लोगों को अभी भी है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोफेसर साहब को हम एंगेज करें जैन फाउंडेशन के साथ और हम इनके पास जो ज्ञान है वो हम ले सकें। सो इसी के साथ हमारे फाउंडर श्री रमेश भाई शाह की ओर से भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर साहब का। और खास धन्यवाद करना चाहूंगा मंजू जी चोपड़ा, जिन्होंने प्रोफेसर साहब से मुझे कनेक्ट करवाया और आज का हम ये टॉक सेशन बहुत ही अच्छी से कंडक्ट कर पाए। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं आप। ये प्रोफेसर का एक सीरीज चालू करिए ना। जी जी प्रदीप भाई, आपने जो सजेशन दिया है वो प्रोसेस में ही है। हम इसके ऊपर सोच ही रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब से कनेक्ट भी होऊंगा आज के लेक्चर के बाद और फिर हम जल्द ही प्लान करेंगे। इसमें बहुत जानने का। बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? इनका कॉन्शियसनेस के ऊपर भी एक पेपर है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, तो उसके ऊपर भी अगर कुछ हो सकता है तो लेक्चर सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत भाई, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ और प्रोफेसर साहब से डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। यस, जयदीप जी।
जय जिनेंद्र प्रोफेसर डॉक्टर साहब, मैं जय- आपकी किताब पढ़ रहा हूँ, लिविंग सिस्टम्स इन जैनिज्म, ए साइंटिफिक स्टडी, जो हाँ, तेजरती बांटिया ने दी थी मेरे को। बहुत आई एम रियली, आज अच्छा, आपकी स्पीच सुन के आई एम सो मच एनलाइटेंड दैट इवन आई एम प्रपोजिंग टू नील जी कि प्लीज आप रेगुलर क्लास स्टार्ट कीजिए। आपसे बहुत ज्ञान सीखना है और हमको भी हमारे ज्ञान को अभिवृद्धि करनी है। थैंक यू। थैंक यू जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जी आप हंसा जी आप बोल सकते हैं। जस्ट मैं भी सबका समर्थन करना चाहती हूँ कि प्रोफेसर कचारा के लेक्चर बहुत ही अच्छे, मैंने पहले सुने भी है। प्रोफेसर कचारा जी नमस्कार जी आपको। नमस्कार बस नमस्कार। हम आपको सब कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लेक्चर हम लोग बहुत ही सुनना चाहेंगे। खूब ही बहुत बढ़िया आपके लेक्चर है, बहुत नॉलेजेबल। नमस्कार, खूब नमस्कार भाई। नमस्कार, थैंक यू आज मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स हमारे नहीं। व्यूअर्स ने इतने अच्छे फीडबैक दिए हैं, उनको इतना अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली हम जैन फाउंडेशन के ऊपर प्रोफेसर साहब को लाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे आए और जैन फाउंडेशन के ऊपर कुछ सीरीज चलाए। ऐसे तो जैन फाउंडेशन के ऊपर रोज कोई ना कोई सीरीज चलती है, आप सब अवगत होंगे। मंडे को, ट्यूसडे को 3 मंथ 6 मंथ के कोर्स चलते हैं और ये कोर्स सभी के लिए ओपन है, निःशुल्क। और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे उस विषय के विद्वानों को हम इस मंच के ऊपर लेके आए। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आपके भी कोई सजेशन है, आपके ध्यान में भी कोई अच्छे वक्ता है, कोई अच्छे सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो आप जैन फाउंडेशन का अप्रोच कर सकते हो। हम आपके पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम ऐसी सीरीज प्लान कर सके जिससे सभी को जैन दर्शन के अंदर जो खजाना पड़ा है ज्ञान का, वो प्राप्त हो सके। तो इसी आशा के साथ हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। जसवंत भाई को कुछ कहना है, मैं क्विकली लेना चाहूंगा, समय भी थोड़ा हो चुका है, पर जसवंत भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, बस यही कहना था कि उनका लेक्चर सुनते ही रहे, जी बिल्कुल बिल्कुल जसवंत भाई, सभी के पॉइंट नोटेड है और हम कोशिश हमारी ओर से पूरी करेंगे। अहमदाबाद में जी जसवंत भाई तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हंसा बहन हमारी हैं। जी थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सब सुखीता हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र प्रोफेसर साहब। जय जिनेंद्र, सबको मेरा जय जिनेंद्र।